साथियों, दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए और जिसका बेसब्री से इंतजार था, आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि सर अपनी राय देंगे। मैं भी आ गया हूं आपके बीच अपनी राय रखने के लिए। आखिर इस चुनाव के नतीजे के क्या मायने हैं, किस नजरिए से देखा जाए। सबसे पहली बात तो जितने भी राजनीतिक पंडित थे, ज्यादातर अंदाजा लगाने में सफल नहीं रहे कि एक बहुत बड़ी लहर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चल रही थी। जबकि ग्राउंड पर हम लोग भी काम कर रहे थे, नाराजगी थी, कुछ मुद्दों को लेकर के नाराजगी थी, कई जगह पर सफाई की व्यवस्था को लेकर के थी, करप्शन का मुद्दा, जो अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे या अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी कहते थे, उसकी छवि पर एक डेंट पड़ा था। अरविंद केजरीवाल जी की छवि खराब हुई थी। लेकिन इतनी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। इससे बड़ी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने फेस की है और उसका उन्हें नुकसान होता है। लेकिन हमें मालूम था कि भाई 62 सीटें आई हैं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 10 15 20 सीटों का नुकसान हो जाएगा। और मैंने तो अपनी टीम से जब काम कर रहे थे, हम लोग रिपोर्ट ग्राउंड से ले रहे थे, सारी जानकारी इकट्ठा करके लगाया था कि 36 सीटें तो कम से कम आ जाएंगी। लेकिन आज वो जो हमने अनुमान लगाया वो भी फेल हुआ और बहुत सारे एग्जिट पोल भी फेल हुए। एक्सिस माई इंडिया के पोल की तारीफ करनी पड़ेगी, सबसे क्लोज शायद वही रहा, वोट शेयर के मामले में भी और सीटों के मामले में भी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर इससे सीखने को क्या मिलता है, जो लोग राजनीति में हैं वो क्या सीख सकते हैं, जो चुनाव हार गए उनके लिए आगे का क्या रास्ता है, जो जीत गए उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो हम सब की तरफ से बधाई भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने चुनाव जीत लिया। और जिस तरह से ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है वो तो जग जाहिर है। मैं बार बार बोलता हूं कि उनका मशीनरी, उनका मैकेनिज्म, उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट, उनका टीम बिल्डिंग वो कमाल का है। और नरेंद्र मोदी जी जैसा चेहरा उनके पास है, लोग उन्हें पसंद करें ना करें, लेकिन एक परसेप्शन बनाने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीड करती है। और वहीं आम आदमी पार्टी जो उसे टक्कर देती थी हर बार, और इस बार वो परसेप्शन बनाने की लड़ाई में पिछड़ गई। क्योंकि जो शीश महल का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था, मुझे लगता है जनता को लगा कि हाँ वाकई इन्होंने अपने लिए घर बनाया। और वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि नहीं हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, और वो फिर कंपेयर करने लगे नरेंद्र मोदी जी के घर से। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे? आपने कहा था, आदर्श जब उच्च आपने स्थापित किए थे तो उन मापदंडों पर खरा भी तो आपको उतरना था। आपने बड़े आदर्श रख दिए सामने, लेकिन आप खुद उन पर खरे नहीं उतरे। आपने कहा था मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, बच्चों की कसम खाई थी, फिर वो किया आपने। आपने करप्शन को लाइटली लिया। बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी के ऑफ रिकॉर्ड वो बोलते मिलते थे, नहीं नहीं ये तो जनता जानती है, पार्टी चलानी है, कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि इसको एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह जनता नहीं देखती थी। अब जबकि ये नतीजे आ गए तो आम आदमी पार्टी भी एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी की तरह होकर रह जाएगी। और ये मैंने पहले भी कहा था, अगर आम आदमी पार्टी हारती है, जिसकी संभावना कम थी हमें, लेकिन उसमें मैंने कहा था अगर हारती है तो ये आम आदमी पार्टी के पतन की शुरुआत होगी। और वो मुझे लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी में तोड़फोड़ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग पार्टी से आए लोग हैं। तो सबसे पहला तो यही इसका रिजल्ट निकलेगा कि आम आदमी पार्टी का शायद अस्तित्व खतरे में आएगा। दिल्ली यूनिट में तोड़फोड़ होगी, नेशनल यूनिट में होगी, और फिर पंजाब में भी शायद आम आदमी पार्टी अलग हो जाए, या तो भगवंत मान जी अपने आप को अलग कर लें। और अरविंद केजरीवाल जी की छवि पर यह चुनाव लड़ा गया। अरविंद केजरीवाल जी ने भी खुद बोला, आम आदमी पार्टी ने भी बोला। अरविंद केजरीवाल जी हर सभा में जाकर बोलते थे, भाई उम्मीदवार मत देखना, आप मुझे वोट करना, आप मेरा, आपका वोट डायरेक्ट मुझे आने वाला है। वही नरेंद्र मोदी जी स्टाइल में उन्होंने वोट मांगा और जनता ने नकार दिया उनको। और कितना नकार दिया, वो खुद भी चुनाव हार गए। जबकि मैंने अंदाजा लगाया था कि कांटे की टक्कर है नई दिल्ली सीट पर, हमारी टीम ने जो रिपोर्ट दी थी, लेकिन 4-5 हजार वोट से हार जीत होगी, वो तो हमारा आकलन ठीक साबित हुआ। लेकिन वो पड़ला उधर चला जाएगा, वो शायद हमें अंदाजा नहीं था। हमें लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो कि दिखी नहीं ग्राउंड पर। और प्रो इनकम्बेंसी भी बीजेपी की फेवर में कुछ नहीं था। एक जो ग्राउंड पर थोड़ी बहुत हल्की आवाज चल रही थी, जो मुझे लग रहा है जिसने काफी बड़ा काम किया। ऑल्दो वोट शेयर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है, 3% के आसपास का अंतर है। तो वो बहुत बड़ा गैप नहीं है। लेकिन जब कांटे की टक्कर हो तो ये बहुत बड़ा गैप बन जाता है। ग्राउंड पर ये चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी, और मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पर देखिएगा, जिसमें मैंने कहा था बार बार अरविंद केजरीवाल जी जो नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार या बाद में हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जनता इसे पसंद नहीं कर रही है। जनता को ये लग रहा था, जनता का एक बड़ा तबका जो विकास के ऊपर काम करता है या जिसे लगता है विकास होना चाहिए, कि अगर ये जीत भी गए तो 2029 तक तो प्रधानमंत्री जी कहीं जाने वाले नहीं है, हरियाणा में भी 2029 तक सरकार बदलने वाली नहीं है। तो यानी कि ये फिर ड्रामेबाजी करेंगे, काम नहीं करेंगे, और ये बोलते रहेंगे हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, हमें प्रधानमंत्री जी काम नहीं कर दे रहे, बीजेपी काम नहीं करने दे रही। तो इससे बेहतर ये इन्हें हरा दो, उसी भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दो जिसकी केंद्र में भी सरकार है, आसपास के राज्यों में भी सरकार है। अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी कोई बहाना नहीं बना पाएगी।
और यमुना की सफाई का मुद्दा जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं यमुना साफ ना कर पाऊं तो दिल्ली की जनता मुझे वोट ना करे, शायद उन्होंने तो मजाक में कहा होगा, दिल्ली की जनता ने सीरियसली ले लिया, जनता ने वोट ही नहीं किया क्योंकि आप साफ नहीं कर पाए। और जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाया, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन बहुत पॉजिटिव कैंपेन रहा और अरविंद केजरीवाल जी का कैंपेन नेगेटिव कैंपेन रहा। हर चीज में हरियाणा सरकार, नरेंद्र मोदी जी, यमुना साफ नहीं हो रही, यमुना में जहर डाला जा रहा है। मतलब चाहे पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, क्या कोई भी सरकार पानी में, पीने के पानी में जहर मिलाएगी अपने नागरिकों के लिए? मतलब इतने निचले स्तर पर नहीं जाना चाहिए था। इससे परसेप्शन की जो लड़ाई थी उसमें अरविंद केजरीवाल जी पिछड़ते चले गए। और जो अभी 2 दिन पहले मेरी टीम ने रिसर्च करके दिया, जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव के बाद अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पर अपनी जनता का आभार भी व्यक्त नहीं किया था। यानी कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा हो गया था कि नई दिल्ली की जनता मुझे हराने जा रही है या दिल्ली की जनता ने मुझे वोट नहीं दिया। और ना केवल उन्होंने, आतिशी जी ने भी नहीं किया था और मनीष सिसोदिया जी ने भी नहीं किया था। और उनमें से 3 में से 2 हार गए। आतिशी जीत गई मार्जिन से, बहुत क्लोज नैरो मार्जिन से, लेकिन बाकी दोनों हार गए। तो हो सकता है अंदर खाने उन्हें पता चल गया हो, जो इंटरनल रिपोर्ट थी उसके आधार पर उन्हें जानकारी मिल गई हो, क्योंकि जो लोग सरकार में होते हैं उनके पास इन हैंड सबसे ज़्यादा मतलब फ्रेश रिपोर्ट होती है, तो शायद उनकी जानकारी में रहा हो। लेकिन अब मोटे मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी ने थंपिंग मेजोरिटी से सरकार बना ली, उनको शुभकामनाएं। अब उन्होंने जो वादे किए हैं उन वादों की परीक्षा होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंपेन पॉजिटिव किया, इसको ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब योगी जी आए तो उन्हें लगा कि इसका लाभ दिल्ली में नहीं मिलेगा और कहीं ऐसा ना हो जाए इसका हमें नुकसान हो जाए, तो जो धार्मिक आधार पर या अलग अलग मुद्दों के आधार पर ध्रुवीकरण करती है भारतीय जनता पार्टी, उससे बचा और अरविंद केजरीवाल जी पर अटैक करा और शीश महल का मुद्दा उठाया। शराब का मुद्दा, जो शराब मंत्री मतलब शिक्षा मंत्री जिनको शराब की जिम्मेदारी दी गई, मैं समझता हूँ देश में पहली बार कहीं ऐसा हुआ होगा कि शिक्षा का मॉडल उनका सुपरहिट बताया जाने लगा, और उस पर भी हम कभी डिबेट कर लेंगे। लेकिन शराब का जो मॉडल था उसने उनकी जो जितनी भी छवि थी उसको धूमिल करने का काम किया। और क्योंकि अभी तो केस चल रहा है और अभी तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व पे भी सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी है उसमें। तो मोटे मोटे तौर पर इसमें आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत कुछ खोने के लिए है। जो नतीजों की समीक्षा भी मेरी टीम ने, क्योंकि हम लोग सीट वाइज भी देख रहे थे, 15 सीटें ऐसी नजर आई हैं जहां पर, जो मैं पहले कह रहा था, लगभग 1 महीना पहले मैंने वीडियो डाला था कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आनी है, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं दोबारा उनकी सरकार बने, मतलब तीसरी बार सरकार बने, तो उन्हें कांग्रेस से गठबंधन कर लेना चाहिए। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो सरकार नहीं बनेगी। मेरे यूट्यूब चैनल शाहनवाज चौधरी भारती पर जाइए, वो देखिए, वो वीडियो डला हुआ है और वही हुआ। अगर इन 15 सीटों की बात करें, जो मैं टीम ने भेजा भी है मुझे, 15 सीटों की बात करें तो इसमें जितने वोट से आम आदमी पार्टी हारी है और जितने वोट कांग्रेस को मिले हैं, कांग्रेस को मिलने वाले वोट ज्यादा हैं, आम आदमी पार्टी कम वोट से हारी है। अगर गठबंधन हो जाता तो शायद ये 15 सीटें आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन जीत लेता। और अगर 15 सीटें ये और 22 सीटें हैं तो ऑलरेडी 37 सीटें आ जाती, जो हमारा अंदाजा था कि 36 सीटें आनी चाहिए आम आदमी पार्टी की। सीटों की बात कर लें तो अभी क्योंकि समीक्षा होगी इनकी तो, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जैसे अंबेडकर नगर सीट की बात करें तो अंबेडकर नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 46,285 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 42,055 वोट मिले, कांग्रेस को 7,172 वोट मिले और 4,230 वोट से आम आदमी पार्टी सीट हारी है। ऐसी बादली की बात करें, देवेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, इस पर भी हम समीक्षा करेंगे कि कांग्रेस क्यों बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्यों कोई सीट नहीं जीत पाई। हमारे आकलन के हिसाब से 2-3 सीटें तो वो आएंगी यहाँ पर, जैसे बादली की सीट है और हमारे पास एक सीट है कस्तूरबा नगर की, वहाँ पर कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जीत क्यों नहीं पाई उस पर भी बात करेंगे हम लोग किसी वीडियो में। अभी मोटे मोटे तौर पर बादली में देखें तो कांग्रेस को 41,071 वोट मिले देवेंद्र यादव जी को, बीजेपी को 61,000 मिले हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 46,000 वोट मिले और हार जीत सिर्फ 15,000 वोट से हुई है। तो 15,000 वोट है और 41,000 वोट आम आदमी मतलब कांग्रेस ले गई है। अगर गठबंधन होता तो आराम से 80,000 से ऊपर वोट हो जाते और शायद ये सीट भी गठबंधन को चली जाती। ऐसी छतरपुर सीट 6,239 वोट से हारी है और 6600 वोट कांग्रेस को मिले हैं। ग्रेटर कैलाश, जिस सीट की उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल कि ग्रेटर कैलाश सीट आम आदमी पार्टी हार सकती है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज जी हर सर्वे में ऊपर ही आ रहे थे, वो भी सीट हार गए 3188 वोट से और कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ 6711 वोट मिले हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका भी रहा। जंगपुरा सीट की बात करें, पहले ही पता था कांटे की टक्कर है वहां पर, मैंने बताया भी था, और जंगपुरा सीट पर सिर्फ 675 वोट से आम आदमी पार्टी हारी है, मनीष सिसोदिया जी हारे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार फराज सूरी ने 7350 वोट लिए, जो अंदाजा भी था कि 8-10,000 वोट वो ले जाएंगे, वही हुआ। कस्तूरबा नगर जिसकी मैंने बात की, कस्तूरबा नगर में अभिषेक दत्त ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा कांग्रेस से, 27,019 वोट उनको मिले
आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को केवल 18,000 वोट मिले, यानी कि आम आदमी पार्टी यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी बनी है और बीजेपी को 38,067 वोट मिले। 11,000 वोट से ये सीट कांग्रेस हारी है। तो गठबंधन होता तो ये सीट भी चली जाती। ऐसे ही महरौली की बात करें, 1782 वोट से हारी है और कांग्रेस को 9,338 वोट मिले, ये 7वीं सीट हो गई। मादीपुर की बात करें, जेपी पवार साहब के बारे में मैंने पहले ही बताया था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 17,958 वोट मिले और राखी बिल्लान को 41,120 वोट मिले और बीजेपी को 52,019 वोट मिले। 10,889 वोट से मादीपुर सीट आम आदमी पार्टी हारी है। अगर गठबंधन होता तो ये सीट भी आराम से जीती जा सकती थी। ऐसे ही मालवीय नगर की बात करें, मालवीय नगर में सिर्फ 2131 वोट से सोमनाथ भारती हार गए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ 6,770 वोट लेकर के आए। नांगलोई की बात करें, यहाँ भी मैंने बताया था कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, रोहित चौधरी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने 32,000 वोट लिए हैं और यहाँ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 26,000 वोट से हारे हैं। ये भी सीट निकल सकती थी। नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जी की सीट, यहाँ पर 4568 वोट मिले हैं संदीप दीक्षित जी को और 4,000 वोट से अरविंद केजरीवाल जी हार गए। राजेंद्र नगर एक क्लोज फाइट, 1231 वोट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हार गए और कांग्रेस को यहाँ 4,015 वोट मिले। संगम विहार की बात कर लें, संगम विहार में 15,000 वोट मिले आम आदमी कांग्रेस के उम्मीदवार को और मात्र 344 वोट से सीट आम आदमी पार्टी ने हारी है, बीजेपी ने जीती है। तिमारपुर की बात करें, मात्र 1168 वोट से बिट्टू जी चुनाव हार गए हैं और 8,361 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार ले गए। त्रिलोकपुरी, अंजना पारचा मात्र 392 वोट से चुनाव हारी हैं और यहाँ भी कांग्रेस के उम्मीदवार 6,147 वोट ले गए। 15 सीटें, 22 सीटें ऑलरेडी आम आदमी पार्टी जीती हुई है, तो 15 और 22 37 सीटें, यानी जो हमने आकलन किया था वहाँ पहुँच सकते थे अगर ये गठबंधन होता तो। वोट शेयर की बात कर लें तो 45.9% वोट यानी 46% वोट बीजेपी को मिला, 43.5 43.5% आम आदमी पार्टी को और 6.35 जो कि कांग्रेस का वोट शेयर भी कम रहा है। हमारा अंदाजा यह था कि कम से कम 12 से 15% वोट मिलना चाहिए था। तो अगर इतने कम वोट परसेंटेज में आम आदमी पार्टी की स्थिति इतनी खराब हुई है, तो अगर ये वोट शेयर कांग्रेस का 12% होता तो शायद आम आदमी पार्टी की 22 सीटें भी नहीं आती। तो ये तो मुझे लग रहा है कि एक बार हमें फिर से समीक्षा करने की ज़रूरत है कि ग्राउंड पर जिस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं और अंदर क्या चल रहा है। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात हुई, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा सर, जो चुनाव सामने हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगभग 6 महीने पहले से ही सीरियसली दिल्ली को जीतने के लिए प्लान कर चुकी थी। आरएसएस की टुकड़ियां बना दी गई थी। लगभग 1 लाख मीटिंग आरएसएस के अलग अलग लोगों ने की है, छोटी छोटी सभाएं जिसमें 10-10, 20-20 लोगों को बुलाया गया। तो आप सोच लीजिए, अगर 1 लाख सभाएं होंगी, 10-10, 20-20 लोग आएंगे, तो यानी सबसे मिल लिया गया। 20-25 लाख लोगों से अगर हम डायरेक्ट मिल लेंगे तो वो वोट इन्फ्लुएंस करता है। और साथ ही साथ जो उनका सिस्टम है, उनके पास जिस तरह की लीडरशिप है, जिस तरह के डिसीजन हैं, जिस तरह से कैंपेन आम आदमी पार्टी के खिलाफ डिज़ाइन किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉजिटिव कैंपेन दिया, जिस तरह से उन्हें अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। जो सबसे बड़ी योजना थी, जो महिलाओं वाली योजना थी, जो बिजली पानी की योजना थी, बार बार अरविंद केजरीवाल जी कहते रहे कि बिजली और पानी बंद कर देगी भारतीय जनता पार्टी आई तो, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा तो शायद लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया कि हाँ, एक मौका देना चाहिए। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि एक बहुत बड़ा गैप हो गया। आप सोचिए, 26-27 साल का गैप कोई छोटा गैप नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई नहीं दिल्ली में, तो लोगों को यह भी लगा कि नरेंद्र मोदी जी केंद्र में हैं, वो तो जाने वाले हैं नहीं, राज्यों में भी आसपास बीजेपी की सरकारें हैं, तो क्यों ना एक मौका उन्हें दे दिया जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी या केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं क्योंकि दिल्ली में सरकार नहीं है। और जो स्थिति बद से बदतर हुई दिल्ली की, चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे सफाई की बात कर लें, सीवर की बात कर लें, पानी की बात कर लें, वो स्थिति हम सबसे कोई छुपी हुई नहीं है। मैंने बार बार उसको बोला भी और क्रिटिसाइज भी किया और कई आम आदमी पार्टी के समर्थक मेरे खिलाफ हो जाते थे, वो यहाँ आके लिखने लगते थे आप तो भाजपा ही हो। अरे भाई, आपको कोई आईना दिखा रहा है, आप उसको भाजपा ही बोलोगे तो क्या बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। भाजपा के लोग आके बोलेंगे हमें कांग्रेसी हो, कांग्रेसी बोलेंगे, आप बीजेपी वाले हो, तो ये तो एक न्यूट्रल जो व्यक्ति होगा उसके साथ लगा रहेगा। और मैंने बताया, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, मेरे यहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट चुनाव लड़ रहे थे अलग अलग पार्टियों से। अब क्योंकि हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट है, हम बता नहीं सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ हमारे स्टूडेंट हैं, कौन कौन लड़ रहे हैं, किस पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए काम कर रहे हैं, तो हम बायस नहीं हो सकते। लेकिन और जो ग्राउंड रिपोर्ट आती है, बिल्कुल जो जेन्युइन रिपोर्ट होती है वो बताई जाती है। जिन सीटों पर कई लोग कह रहे हैं कि साहब आपने कहा था कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी कम से कम 5-6 सीटों पर, वो सीटें कहाँ हैं, तो जब देख लीजिए इन 15 सीटों में से कांग्रेस की अगर हाईएस्ट परफॉर्मिंग सीटें देखेंगे तो 5-6 जरूर मिल जाएंगे आपको, जहां पर कांग्रेस एक सीट पर तो सेकंड पोजीशन पर है और कई सीटों पर थर्ड पोजीशन पर है, जिसने पूरी तरह समीकरण बिगाड़ने का काम किया। तो एक आंकलन है, उसमें गलती हो सकती है। और कई लोग कह रहे थे साहब आप पता चला नतीजों वाले दिन आए नहीं। अरे भाई, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं,
मैं यहीं का हूं, मैं यहीं रहने वाला हूं, और मैंने जो बताया था कि मेरा अंदाजा या हमारी टीम का जो आकलन है वो ग्राउंड पर जो चल रहा था उसके आधार पर है। जो बाकी सर्वे ने भी सर्वे वालों ने बताया, ज्यादातर लोगों ने बताया कांटे की टक्कर है, उतनी कांटे की टक्कर तो नजर नहीं आई। जो एक दो सर्वे वाले हैं जिनका एग्जैक्ट गया या उनके आसपास गया अंदाजा हुआ, उनका शायद हो सकता है मशीनरी मैकेनिज्म, बात करने का ढंग या रिपोर्ट लेने का ढंग थोड़ा अलग हो। हमारा जो क्वेश्चन बनता है, जिस तरह से हमारी टीम काम करती है, उसका तरीका शायद अलग हो सकता है। तो किसी से कोई नाराजगी नहीं है, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। वास्तविक नतीजे यही हैं, हमें एडमिट करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी मैकेनिज्म से अगर लड़ना है, मैं बार बार कहता हूं, उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट, उनकी टीम बिल्डिंग, और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो काम करता ही है, उसके अलावा जो आरएसएस है और बहुत सारे 50 से ज़्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग लेवल पर काम करती हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए उस स्तर की रणनीति बनानी पड़ेगी। और कांग्रेस के लिए भी इस चुनाव में खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं। शुरुआत से ही मैंने बताया था, कांग्रेस को लॉस करने के लिए कुछ नहीं है, जो मिलेगा गेन ही होगा, जो मिलेगा प्लस ही होगा। कांग्रेस ने अपना वोट शेयर लगभग 1.5 गुना कर लिया, 4.5% से 6.5% पर ले आना ये कोई आसान चीज नहीं है। और कांग्रेस ने शायद हरियाणा की हार का भी बदला ले लिया, क्योंकि हरियाणा में 9-10 सीटें ऐसी थी जहां पर आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस हारी थी। आम आदमी पार्टी को उतना वोट शेयर मिला था जितने से कांग्रेस हार गई थी, जबकि आम आदमी पार्टी को हरियाणा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, और अगर 4 सीटें मिल रही थी जो उनकी पसंद की मिल रही थी वो ले लेनी चाहिए थी, तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। यहाँ पर कई लोग आकर कह रहे हैं, सुबह से कमेंट भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी आ रहे हैं कि सर क्या ईवीएम में गड़बड़ है, क्या कुछ नतीजों में गड़बड़ की गई है, जैसे वोट ऐड किए गए, डिलीट किए गए। देखिए, अब तो सारी चीज़ें सामने हैं। फॉर्म 17C लगभग सभी विधानसभाओं का इलेक्शन कमीशन ने भी डिटेल डाल दी, और आम आदमी पार्टी ने तो वेबसाइट बना के डाल दिया। तो वो गड़बड़ हो पाना तो वो प्रैक्टिकली संभव नहीं लग रहा। और मैं तो पहले दिन से इस बात का पक्षधर हूँ कि ईवीएम हैक नहीं है, ईवीएम के अलावा बहुत सारी चीज़ें जिन पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अगर ईवीएम ही हैक होती तो फिर जो अभी राहुल गांधी जी ने कल मुद्दा उठाया कि महाराष्ट्र में वोट ऐड कर दिए गए, इतने लाख वोट ऐड किए गए चुनाव से पहले, तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं थी ना, जब ईवीएम सेट कर ही रखी है तो बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल लेवल पर हमें देखना पड़ेगा। ये इतना हल्का विषय नहीं है। बाकी आज जो नतीजा है उसमें बिल्कुल मैं ये मानने को, मतलब एडमिट करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है कि हमारे आकलन सही नहीं रहे, चूक हुई है, और थोड़ा सा इसको शार्प करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड पर कई बार हमारी रिपोर्ट ठीक नहीं होती है, जैसे हरियाणा इलेक्शन में भी कुछ हमसे चूक हुई, वहाँ सभी से चूक हुई थी। महाराष्ट्र के बारे में मैंने जो राय दी थी लगभग वैसे नतीजे नहीं आ पाए, झारखंड के बारे में जो कहा था वैसे ही नतीजे आए, लोकसभा के इलेक्शन के बारे में जो बात कही गई थी लगभग वैसे ही नतीजे आए, उड़ीसा के बारे में जो बताया गया था लगभग वैसे ही नतीजे आए। आज दिल्ली की परिस्थितियों में शायद हम उसको रीड नहीं कर पाए, और कोई भी रीड नहीं कर पाया। मैं सच्चाई बताऊं, कोई भी रीड नहीं कर पाया। मेरी आम आदमी पार्टी के कई जीते हुए विधायकों से, कई नेताओं से, कई उनके खास टीम के लोगों, उनसे बात हुई है अभी, सब शॉक्ड हैं। मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, क्या जो विरोधी भी हैं वो भी कह रहे थे कि ग्रेटर कैलाश आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। इवन बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी सौरभ भारद्वाज जी जीतते हुए नजर आ रहे थे, वो सीट आम आदमी पार्टी हार गई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद रीड कर पाना मुश्किल है, जनता के मन में क्या चल रहा है और कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमें लग रहा था जो महिलाओं की योजनाएं हैं, महिलाओं को 2100 रुपये देने का जो आम आदमी पार्टी ने कहा, शायद उस पर ट्रस्ट कर लिया जाएगा, कर लिया जाता अगर पंजाब में उन्होंने पैसा दे दिया होता, या दिल्ली में जो पहले 1000 रुपये बोले थे वो दे दिए होते। शायद आम आदमी पार्टी वहां चूक गई। अब हो गया तो हो गया, अब इसका नुकसान क्या होगा, जो मैंने कहा, ये आम आदमी पार्टी के पतन की शुरुआत भी हो सकती है। हो सकता है यहां से आम आदमी पार्टी एक ऐसे ढलान पर जाए कि जो लोग अलग अलग पार्टियों से आए वो टूट करके अलग अलग पार्टियों में चले जाएं। और अभी तो मुझे नहीं मालूम आम आदमी पार्टी समीक्षा करेगी कि नहीं करेगी, करनी चाहिए। समीक्षा में सामने आएगा कि किसकी गलती रही और क्यों, क्या नरेंद्र मोदी जी पर बार बार अटैक करना, अननेसेसरी अटैक करना, भाजपा को अननेसेसरी अटैक करके सामने रखना, इतना बड़ा बोल देना कि जी जहर मिलाने का काम पानी में किया गया है। मुझे लगता है कि शायद इन सब मुद्दों पर अगर बात होगी तो आम आदमी पार्टी को समझ में आएगा कि उनकी इन कारण भी उन्हें कुछ ना कुछ वोट का लॉस हुआ। ऑल्दो वोट का गैप ज़्यादा नहीं है, 2.5-3% कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होता है, लेकिन जब कांटे की टक्कर हो, जब इतना हाई स्टेक पर चुनाव हो, वहाँ पर ये वोट शेयर बहुत बड़ा वोट शेयर होता है। और वो हमें अंतर सीटों में नज़र आ रहा है कि सीटों में तो डिफरेंस हो गया 22 और 48, और वोट शेयर में डिफरेंस है मात्र 2.5% का। कई सीटें ऐसी हैं जिनका अभी भी नतीजा मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो आया वो ठीक नहीं आया, वो बीजेपी को जानी चाहिए थी। और कई सीटें, बहुत सारी सीटें लगभग ऐसी हैं जो लग रहा है कि बीजेपी वहाँ नहीं जीतनी चाहिए थी। कैसे जीती उसकी समीक्षा ज़रूर करेंगे हम लोग भी।
देखेंगे और क्या उनकी रणनीति बेहतर रही। बीजेपी के नेताओं से भी बात करेंगे, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी के जो हमारे पार्टी के इंटरनल सोर्सेज हैं उनसे बात करेंगे और ज़रूर आगे आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। लगातार हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। कोई भी किसी तरह का भी सवाल मन में होता है तो आप कमेंट करके लिखिए। किसी टॉपिक वीडियो चाहिए, अभी किसी साथी ने कहा था, मेरी टीम ने मुझे भेजा कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है, तो जिन पार्टियों की आइडियोलॉजी होती है और जिनकी नहीं होती है उस पर क्या अंतर है और आइडियोलॉजी क्यों होना जरूरी है, उस पर बात करिए। तो मैं ज़रूर किसी वीडियो में उस पर भी बात करूंगा और हर विषय पर बात करूंगा। राजनीति से संबंधित कोई भी विषय हो, कोई ट्रेनिंग का विषय हो, कोई चुनाव लड़ने का विषय हो, किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष का विषय हो, और बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात की जाती है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे उनकी अच्छाइयों की, तो जनवन जो अच्छाइयाँ उनकी बात करेंगे। आपको पसंद है या नहीं है वो अलग बात है। कई लोग कहते हैं साहब आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, बिल्कुल आप पसंद करें ना करें आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, लेफ्ट पार्टीज की आइडियोलॉजी है, बीएसपी की आइडियोलॉजी है, समाजवादी की आइडियोलॉजी है। आप माने ना माने, डीएमके आईडीएमके वो आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टियां हैं। जिन पार्टियों की आइडियोलॉजी होती है उनके साथ लोग इंटैक्ट रहते हैं, भले वो पार्टी हारे या जीते। लेकिन जिन पार्टियों की आइडियोलॉजी ही नहीं होती है, जो केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए या सिर्फ इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं, पार्टी बना लेते हैं कि हम सत्ता में आ जाएं और फिर पैसे सत्ता सत्ता से पैसा वो खेल शुरू कर दें। जनता थोड़ा मौका तो दे देती है, जैसा आम आदमी पार्टी को दिया 10 साल, लेकिन जनता जब नीचे उतारती है तो ऐसा ही होता है कि बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार जाते हैं। जिन सत्येंद्र जैन जी का हेल्थ का मॉडल, इतना बड़ा मॉडल उन्होंने सामने रखना आम आदमी पार्टी ने कि हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ये करा वो करा, वो कितनी बुरी तरह हार गए। मनीष सिसोदिया जी का, जिनका शिक्षा का मॉडल रखा, वो हार गया। वडोदरा जी को लेकर के आए, वो बुरी तरह हार गए। तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता, और खुद अरविंद केजरीवाल जी हार गए, आतिश जी भी बस मार्जिन से बच गई। और अभी जो परिस्थिति बन रही है उसमें अरविंद केजरीवाल जी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक तो जमानत पर है, अभी तो उन्हें केस तो खत्म नहीं हुआ, और अब बीजेपी के राज्य में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो अब जो होगा सामने आएगा। और अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी आगे ऑप्शन क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी अगर लेवल पर आप 10 साल में किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाओ और अब आप ना विधायक रहो ना सांसद रहो, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो अरविंद केजरीवाल जी को तो ये सलाह देना चाहूँगा, वैसे तो मैं कौन होता हूँ सलाह देने वाला किसी नेता को, लेकिन उनके समर्थक अगर ये बात उन तक पहुँचा दें, अरविंद केजरीवाल जी तुरंत अगले 6 महीने के अंदर अंदर या तो राज्यसभा में चले जाएं, किसी पंजाब से साथी को हटा करके अपनी उसकी जगह ले लें राज्यसभा में, या फिर दिल्ली में ही किसी एमएलए को हटा करके उसकी जगह जाकर बाय इलेक्शन में लड़ें और विधानसभा में पहुंचें। क्योंकि जितने भी ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपनी पार्टियां बनाई, अगर वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। और अगर लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहते हैं तो चाह कर भी जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पाते, और जब समाधान नहीं कर पाते तो आहिस्ता आहिस्ता वो विलुप्त होने शुरू हो जाते हैं, उनकी जगह कोई और ले लेता है। तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो यही सलाह है कि वो जल्दी जल्दी, और शायद वो सोच भी रहे होंगे कि या तो राज्यसभा चले जाएं या फिर किसी सीट पर अपने जो साथी जीते हुए हैं उनको बोलें वो रिजाइन कर देंगे और वहां जाकर के जीत लें, और फिर सदन में जाकर के एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएं, ताकि पता चले कि हाँ वाकई विपक्ष कैसा होना चाहिए। एक आदर्श विपक्ष की अगर भूमिका में रहेंगे तो आने वाले समय में 5 वर्ष मेहनत करेंगे तो शायद जनता फिर मौका दे सकती है।